आपने कभी ध्यान दिया होगा को कोई भी सामान जो है, कोई भी माल जो है, वो बिकता है अगर तो उसमें 2 पार्टी होती है, एक जो बेचता है और दूसरा जो खरीदता है। यानी कि विक्रेता और क्रेता, सेलर और बायर। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि जो सेलर हैं, उनको क्या-क्या राइट्स मिले हुए हैं। अगर उनको पैसा भुगतान नहीं होता अपने सामान का तो क्या-क्या राइट्स वो यूज़ कर सकते हैं। और आज की क्लास में जस्ट इसके अपोज़िट है कि बायर्स को क्या राइट्स मिले हुए अगेंस्ट द सेलर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और कमर्शियल लॉ की आज की क्लास का टॉपिक है बायर्स को रेमेडीज अवेलेबल टू बायर अगेंस्ट सेलर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो क्लासेस हैं ये एक तरह से ऑडियो क्लास है, जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनना है। और इस ऑडियो क्लास में आपको सारे फैक्ट, सारे डाटा, सारे केसेस तो मिलेंगे ही, साथ अपनी भाषा में समझने का एक बहुत अच्छा आपके लिए ये ज़रिया है कि किसी भी टॉपिक को आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं। और आंसर को फॉर्मेट करने का तरीका बताऊंगी ताकि आप प्रॉपर 5 पेज का आंसर एग्जाम में लिख सकिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन है, विक्रय की संविदा भंग हो जाने पर क्रेता को विक्रेता के विरुद्ध क्या उपचार उपलब्ध है? व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द बायर अगेंस्ट द सेलर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एक्सप्लेन। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर साल पूछे जाते हैं। तो इसमें शुरुआत आपको करनी पड़ेगी सबसे पहले धारा माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 57, 58 और 59 में। ये धाराएं तो याद करनी ही पड़ेंगी, इसके बिना तो कोई आंसर कंप्लीट होगा नहीं। तो ये कौन कौन सी धारा है? 57, 58 और 59 में। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो बायर हैं उनको सेलर के विरुद्ध कुछ अधिकार दिए गए, कुछ रेमेडीज दी गई हैं। जैसे कि पहली कंडीशन क्या है? परिधान ना करने के लिए नुकसानी, धारा 57। इसका क्या मतलब है पहले मैं आपको रीड करके फिर उसको अपनी भाषा में समझाऊंगी। जहां विक्रेता माल का परिधान क्रेता को करने की उपेक्षा या करने से इनकार कर देता, वहां क्रेता अपरिधान के लिए नुकसानी का वाद विक्रेता के विरुद्ध ला सकता है। मतलब 2 लोग हैं जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ और सामान का पूरा लिस्ट तैयार हो गया कि ये माल आपको हम बेच रहे हैं, ठीक है। अब एंड टाइम पे जो बेचने वाला था उसने खरीदने वाले को ये बोल दिया, मना कर दिया कि अब हम नहीं देंगे, माल नहीं देंगे। तो ऐसे कंडीशन में जिसने माल खरीदने का सोचा था उसको तो नुकसान हो गया ना। तो वो जो नुकसान उसको हुआ है उस नुकसानी के लिए वो केस का दायर कर सकता है। तो जब सेलर एग्रीमेंट के अनुसार माल देने से मना कर देता है, उपेक्षा कर देता है, तो इससे जो नुकसान होता है उस नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए उसको, जो सामान खरीदने वाला है ना, उसको अधिकार है कि वो केस दायर कर दे। अब इसके बाद क्या होता है कि क्षतिपूर्ति का निर्धारण एग्रीमेंट के हिसाब से होगा। एग्रीमेंट में जितना कीमत था, लेकिन उस कीमत के अलावा बाजार में उस समय उस चीज़ की क्या कीमत है उस आधार पर उसको क्षतिपूर्ति मिलेगी। मान लीजिए जिस समय उसने बेचा उस समय उसकी कीमत कुछ और थी और अभी बाजार में कोई और कीमत है तो बाजार के कीमत के हिसाब से मिलेगी। पर यह नियम वहाँ लागू होगा जहाँ माल का नेचर ऐसा है जिसे क्रेता जहाँ चाहे बाजार में क्रय कर सकता है। यदि क्रेता ने माल की कीमत का भुगतान कर दिया तो माल का परिधान विक्रेता द्वारा ना किए जाने पर उसे वापस ले सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एक कंडीशन। इसमें एक केस लिखना होगा आपको, सीताराम श्री गोपाल बनाम दौलारी देवी केस। इसमें मामले में निर्धारित किया गया कि यदि बायर जो है वो एग्रीमेंट भंग होने पर एग्रीमेंट मूल्य और बाजार मूल्य का अंतर जो है वो नुकसानी के रूप में लेना चाहता है तो उसे इसका अंतर साबित करना होगा कि मैंने इतने में खरीदा था और अब वो सामान मुझे मिला नहीं और अब उसका बाजार भाव ये हो गया, इतना अंतर हो गया, मुझे इतना नुकसान हो गया। तो एग्रीमेंट भंग होने के कारण क्रेता को लाभ नहीं हो सका, तो इस नुकसानी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो एग्रीमेंट का निर्माण हुआ उस दूसरे पक्षकार को पता होना चाहिए उसको सारे टर्म्स कंडीशन क्या थे। और उसके बाद नुकसानी प्राप्त करने का नियम ये भी है कि किसी भी तरीके से हानि जो है, जो भी लॉस हुआ है वो कम किया जाए ताकि क्रेता को वो हानि किसी भी तरह से मिल जाए। अब दूसरा है विनिर्दिष्ट पालन करवाने का प्राप्त उपचार, धारा 58। इसमें क्या है कि जो माल है वो माल के परिधान की संविदा के भंग के किसी वाद में न्यायालय यदि ये ठीक समझती है कि आवेदन पर अपनी डिक्री द्वारा प्रतिवादी को ये विकल्प दिए बिना कि वो नुकसानी देकर माल को प्रतिधारित रखे और निर्देश दे सकेगा कि संविदा का पालन निर्दिष्ट किया जाए, डिक्री असर्त हो सकेगी, नुकसानी या कीमत के संदाय विषयक या अन्यथा ऐसे निबंधनों और शर्तों सहित हो सकेगी जिन्हें न्यायालय न्यायसंगत समझे और वादों द्वारा आवेदन डिक्री से पूर्व किसी दिन भी किया जा सकता है।
न्यायालय अगर देखती है कि दोनों पक्षों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, अगर वो एग्रीमेंट में जो भी शर्तें दी गई हैं सिर्फ और सिर्फ उसका पालन भी कर लिया जाए तो नुकसान जो हुआ है उसको बैलेंस किया जा सकता है। तो फिर न्यायालय ये काम कर देगी, ये उसके लिए उपचार कर देगी। अब इसका पालन का मतलब ये है कि क्रेता और विक्रेता को उसी माल का आपस में परिधान एक दूसरे को देने की जो भी एग्रीमेंट की गई उसकी शर्तें बतानी होगी न्यायालय को। और न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है कि वो क्रेता की प्रार्थना यानी बायर की प्रार्थना पर सेलर को इसका पालन करने का आदेश दे। अब ये सेलर को जो न्यायालय आदेश देगी सेलर को उसी अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, लेकिन न्यायालय भी ये आदेश कब कब दे सकती है? एक तो जब बायर और सेलर के बीच एग्रीमेंट जो है वो निश्चित हुआ हो माल के लिए। दूसरा, जो हानि हुई है, जो नुकसान हुआ है, जो लॉस हुआ है, वो एग्रीमेंट भंग होने के कारण हुआ हो। तीसरा, माल विशेष मूल्य, विशेष स्थिति और दुर्लभ प्रकार की हो, जिसको वो जो बायर है ना वो दोबारा नहीं खरीद सकता, ऐसी कोई कंडीशन है तो फिर उसको आदेश दिया जाएगा कि उसकी नुकसानी भरी जाए। इसमें मैसन बनाम बर्मिंघम, यहाँ आप दो तरह के सामान देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एक सामान होता है जो खराब हो जाता है, जैसे कि सब्जी है, फल है, थोक के भाव किसी ने खरीदा और उसको अब नुकसानी नहीं मिलेगा, क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगा, तो उसका तो सारा माल बर्बाद हो जाएगा ना। लेकिन कुछ सामान ऐसे होते हैं जो कभी ख़राब नहीं होते, जैसे कि किताबें हैं, कपड़े हैं, तो उसमें नुकसानी उतनी नहीं होती है, तो इसमें केस में आदेश देने का मतलब नहीं बनता है। तो मैसन बनाम बर्मिंघम में न्यायालय ने कहा कि सिद्धांत जो है उस संविदा के मामले में लागू नहीं होगा जिसके अधीन एक विशिष्ट क्वालिटी का कोयला है और ऐसा कोयला बाजार में उपलब्ध हो सकता है। तीसरा पॉइंट है वारंटी भंग करने के लिए उपचार, जो कि धारा 59 में, जहाँ पर जो सेलर है, सेलर वारंटी को भंग कर देता है और जहाँ जो बायर है वो निर्वाचन करता है या मानने के लिए मजबूर हो जाता है कि सेलर पक्ष से जो शर्त भंग हुई है, वो वारंटी जो भंग हुई है, वो बायर वारंटी के भंग होने के कारण अब उसका हकदार नहीं हो गया। जैसे कि वारंटी की भंग होने की कीमत कम या विक्रेता के विरुद्ध रख सकेगा और वारंटी के भंग होने के लिए विक्रेता के विरुद्ध नुकसानी का वाद ला सकेगा। अब ये तथ्य क्या है कि विक्रेता ने वारंटी के भंग की कीमत कम कराने में रखा और वारंटी में उसी भंग के लिए वाद लाने से उसे नहीं रोक रहा है, तो यदि उसको अतिरिक्त नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो जहां विक्रेता की ओर से वारंटी भंग हो वहां क्रेता विक्रेता द्वारा किए गए शर्त भंग को वारंटी भंग के रूप में स्वीकार कर लेगी और वारंटी के केवल भंग होने से ही माल को अस्वीकार नहीं कर सकती है। इसलिए वारंटी के भंग को विक्रेता के विरुद्ध माल के मूल्य में कमी या समाप्ति के रूप में रखा जाएगा और वारंटी भंग होने के संबंध में नुकसानी के लिए विक्रेता पर दावा कर सकता है। अब जो बायर है उसको इसके अलावा भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे तथ्यों की जांच की जाएगी, फैक्ट चेक किया जाएगा कि उसको कितना नुकसान हो रहा है और वारंटी भंग होने से तो उस नुकसानी की क्षतिपूर्ति होगी। वारंटी वो होता है जिसका पालन होना चाहिए, नहीं तो इससे क्या होता है, बायर को नुकसान हो जाता है और नुकसानी के लिए वो केस दायर कर सकता है। इसीलिए जब भी कोई वारंटी भंग हुई है तो शर्त भंग होना होता है, इसका मतलब कि उसने शर्त भंग कर दी है, तो इससे क्या होगा, उसको वाद होगा और फिर उसको हानि जो भी हुई है क्रेता को वो भी। सेम इसी तरह से विक्रेता को भी क्रेता के विरुद्ध कुछ रेमेडीज मिली हैं जो कि धारा 55 और 56 में है। धारा 55 में वाद संचित करने का अधिकार, सेम वही चीज़ है कि विक्रेता को भी क्रेता के विरुद्ध वाद करने का अधिकार है अगर उसको समय पे पैसा नहीं मिलता है, संविदा भंग करता है या कोई भी ऐसी कंडीशन होती, कीमत नहीं मिलती है, सही नुकसान होता है तो। और दूसरा धारा 56 है अप्रतिग्रहण के लिए नुकसानी का अधिकार, जब क्रेता माल विक्रय की संविदा में कीमत भुगतान करने से इनकार कर देता है और जो नुकसानी होती है तो वाद दायर करता ही है और उसको क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। और ये दोनों धाराएं जो है, इसके अलावा एक केस इंपॉर्टेंट है, सुरेश कुमार राजेंद्र कुमार बनाम के अस्सान कोया एंड सन्स का केस है, जिसमें चावल के विक्रय की संविदा में क्रेता माल लेने से इनकार करता है, इसके बाद विक्रेता बाजार में विक्रय करने जाता है लेकिन उसको नुकसान हो जाता है, तो ये निर्णय दिया जाता है कि जो विक्रेता है उसको अब एग्रीमेंट के हिसाब से मूल्य तो मिला नहीं है, तो उसको जो नुकसान हुआ है वो नुकसान जो है वो क्रेता जिसने सामान खरीदा था उसको अब देना पड़ेगा, नुकसानी को भरपाई करनी पड़ेगी। तो इस तरह से क्रेता और विक्रेता यानी बायर और सेलर दोनों को एक दूसरे के खिलाफ अगेंस्ट जो है वो कुछ रेमेडीज़ मिली हुई हैं ताकि बैलेंस रहे। कोई भी एग्रीमेंट होता है ना, वो बैलेंस रखने के लिए कुछ रेमेडीज़ देना बहुत ज़रूरी होता है और हमारा कानून उसी अकॉर्डिंग चलता है।
ठीक है। तो अब आपको इसमें कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और आपको अगर क्लासेस समझ में आ रही होगी तो लाइक तो करिएगा ही, सब्सक्राइब और फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और इस क्वेश्चन का एक फॉर्मेट तैयार कर लीजिएगा फैक्ट के साथ, और कंसेप्ट अगर समझना हो तो उस जगह पे अपने आप को रख करके इस कहानी को समझने की कोशिश करिएगा। कभी सेलर की जगह पे, कभी बायर की जगह पे अपने आप को रखिए, कुछ सामान बेचने का सोचिए, और उसके बाद ये टर्म्स कंडीशन धारा 55, 56, 57, 58, 59 जो है वो आपको याद हो जाए।